दोस्तों, देश में बेरोजगारी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश के हर स्टेट के, हर जिले के, हर शहर, हर गांव में भारी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। महज कुछ पोस्ट के लिए लोग हजारों की संख्या में लाइन लगाकर खड़े हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। डरावनी बात यह है कि भारत के अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% है। सोचिए, देश में 83% यूथ आबादी बेरोजगार घूम रही है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक कि पीएचडी डिग्री वाले भी स्वीपर पोस्ट पर अप्लाई करने को तैयार है। अब न जाने ऐसी कितनी खबरें पढ़ते होंगे। हर स्टेट से पढ़े लिखे लोगों की बदहाली की ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। सिर्फ हरियाणा की बात करें तो कुछ समय पहले 46,102 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। ऐसी ही सिचुएशन पानीपत कोर्ट में देखने को मिली, जहां चपरासी के 6 पोस्ट के लिए 10,000 युवाओं ने आवेदन किया। इसमें BA, MA, MPhil, PhD, BTech और MTech डिग्री होल्डर शामिल थे। यही नहीं, ग्रुप D की 18,000 पोस्ट के लिए करीब 18 लाख बेरोजगार युवाओं ने अप्लाई किया था, जबकि क्लर्क के 6,000 पदों के लिए 25 लाख युवाओं ने अप्लाई किया। रेलवे की ग्रुप D की नौकरी के लिए देश भर से करोड़ों एप्लीकेशन आते हैं। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बता चुके हैं कि 2014-15 से 2021-22 के बीच सरकारी पदों पर 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और मात्र 7.22 लाख चुने गए। आप प्रतिशत निकालेंगे तो यह सिर्फ 0.3% बैठता है। हालांकि देश में सिर्फ सरकारी टीचर्स और पुलिस के ही 12.79 लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार इनको नहीं भर पा रही। यह आंकड़ा बताता है कि देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी डरावनी है। आज के एपिसोड में हम देश में बेरोजगारी की समस्या की बात करेंगे, समझेंगे कि बेरोजगारी क्या है, देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या कारण है कि बड़े बड़े डिग्रीधारी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। यह भी जानेंगे कि आखिर सरकार क्यों कहती है कि हर 100 में से सिर्फ 3 लोग ही बेरोजगार हैं। अगर ऐसा है तो 81 करोड़ लोगों को सरकार राशन क्यों दे रही है? क्यों सरकार कहती है कि पिछले 6 सालों में करोड़ों नौकरियां या रोजगार के मौके दिए गए हैं? क्या गिग इकोनॉमी भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज इन सभी मुद्दों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आपका द फोर्थ डायमेंशन में। मेरा नाम है अमृत। बेरोजगारी का मतलब है ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति एक्टिवली रूप से एम्प्लॉयमेंट खोजता है लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 से 74 साल का जो व्यक्ति किसी भी टाइप का कोई भी काम नहीं कर रहा, उसे बेरोजगार माना जाता है। अगर बेरोजगारी का डेटा चाहिए तो आप देश की लेबर फोर्स में शामिल कुल लोगों की संख्या से बिना नौकरी वाले लोगों की संख्या को डिवाइड कर दीजिए, आपको बेरोजगारी का नंबर मिल जाएगा। लेकिन बेरोजगारी के भी कई टाइप होते हैं, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी। यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहते हैं और प्रोडक्टिविटी या आउटपुट में कोई खास फर्क नहीं आता। जैसे एग्रीकल्चर या फिर असंगठित क्षेत्रों में लगे लोग छिपी बेरोजगारी के शिकार हैं। इसके अलावा है मौसमी बेरोजगारी भी। जैसे भारत में खेतीहर मजदूर मौसमी बेरोजगारी के शिकार होते हैं। इनके पास काम तभी आता है जब बुआई करवानी हो या कटाई करवानी हो, यानी साल भर काम नहीं मिलता। ऐसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलना। जैसे किसी इंजीनियर को चपरासी की नौकरी मिल रही हो और वो इस काम को करने से इनकार करे तो वो संरचनात्मक बेरोजगार कहलाएगा। या इसके उल्टा भी हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति के पास रिक्वायर्ड स्किल सेट ना हो और या उतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उस स्किल सेट की जॉब मार्केट में अवेलेबल हो। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी भी होती है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है और जब डेवलपमेंट या ग्रोथ का साइकिल शुरू होता है तो फिर से जॉब मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मंदी के दौर में किसी देश में घर बनवाना बंद हो जाता है तो सिविल इंजीनियर बेरोजगार बैठा रहेगा। हालांकि भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े न के बराबर हैं। यह बेरोजगारी विकसित देशों में ज्यादा पाई जाती है। फिर तकनीकी बेरोजगारी भी एक बेरोजगारी का टाइप है।
यानी टेक्नोलॉजी में बदलाव होने के कारण जॉब गंवाने वाले लोग। जैसे एआई के आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में कई नौकरियां जा सकती हैं। इसी से रिलेटेड 2016 का वर्ल्ड बैंक का एक अनुमान आया था कि भारत में ऑटोमेशन से हर साल 69% नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब एक और टाइप है बेरोजगारी का, घर्षण बेरोजगारी। एक नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के बीच खाली रहने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन सब के अलावा छोटा मोटा काम करने वाले लोग या बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करने वाले लोगों की भी एक कैटेगरी है। दरअसल ऐसे काम करने वाले लोगों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता। यह भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। अब भारत की बात करें तो बेरोजगारों की सबसे बड़ी तादाद संरचनात्मक बेरोजगारी कैटेगरी में आती है। अब सबको पता है कि बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार कहती है कि कामकाजी आबादी में हर 100 में से सिर्फ 3 लोग ही बेरोजगार हैं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, भारत में बेरोजगारी को 2 तरीकों से नापा जाता है। पहला है सामान्य गतिविधि और सहायक स्थिति, यूपीएसएस। इस पैमाने के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने साल के 365 दिनों में से 30 दिन से ज्यादा काम किया है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाता, भले ही वो 11 महीने खाली बैठा हो। इस तरीके से ऑब्वियसली बेरोजगारी कम दिखेगी। इसके अलावा एक और मेथड है, इसको चालू साप्ताहिक स्थिति, CWS कहते हैं। इस तरीके के हिसाब से अगर किसी ने सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटा भी काम किया हो तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार क्यों कहती है कि कामकाजी आबादी में हर 100 में से सिर्फ 3 लोग ही बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकारी पैमाना ही ऐसा रखा गया है। अब चलिए बेरोजगारी के कुछ और डरावने आंकड़े देखते हैं। देश में हर प्रकार के लोग काम करते हैं। सरकारी ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, सीए जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर, मैनेजर इत्यादि इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ खेती किसानी में लगे किसान, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, रेहड़ी, स्टॉल वगैरह पर सामान बेचने वाले लोग भी हैं जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करते हैं। अगर आप देश में कमाई करने वालों की कैटेगरी बनाएंगे तो मोटे तौर पर 3 हिस्से निकल कर आते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग, यानी जो रेहड़ी, दुकान या खेती किसानी जैसे कामों में लगे हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय या सैलरीड या नौकरी पेशा वाले लोग, यानी वो लोग जिनके मुरझाए चेहरे महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलते ही 500 वॉट के बल्ब की तरह जगमगा उठते हैं और मंथ एंड होने तक वापस 0 वॉट वाले बल्ब में बदल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है दिहाड़ी मजदूरों की। अब ये भी देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं। कुल रोजगार पाए हुए लोगों में सबसे ज्यादा हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग। ये कुल संख्या का 58% हैं, लेकिन इनकी एवरेज मंथली इनकम है 13,279 रुपए। वहीं नौकरी पेशा वालों की हिस्सेदारी 22% है और ये हर महीने एवरेज 20,702 रुपए कमाते हैं। अब बचे तीसरी कैटेगरी के लोग, यानी दिहाड़ी मजदूर। इनकी हिस्सेदारी लगभग नौकरी पेशा वालों के बराबर ही है, यानी ये 20% है, लेकिन इनकी रोजाना औसत कमाई 418 रुपए है, यानी 30 दिन के हिसाब से महीने का 12,540 रुपए। इस हिसाब से दिहाड़ी मजदूरों की एवरेज मंथली कमाई और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों की एवरेज मंथली कमाई में 739 रुपए का ही अंतर है। एक बड़ा दर्द यह भी है कि जो लोग रोजगार में हैं उनमें भी 78% की कमाई 14,000 रुपए महीना भी नहीं है, यानी कुल रोजगार वालों में से 22% ही 14,000 रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हैं। हालांकि कमाई करने वालों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों की है, मगर इनकी औसत मासिक आमदनी नौकरी पेशा वालों के मुकाबले 7,423 रुपए कम है। वहीं अगर काम के घंटों की बात करेंगे तो नौकरी पेशा वाले लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये हफ्ते में सबसे ज्यादा 48.2 घंटे काम करते हैं। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हफ्ते में 39.6 घंटे और दिहाड़ी मजदूर 39.7 घंटे काम करते हैं। अब एक और डेटा आपको बताएंगे जिससे शायद आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा डगमगा जाए। दरअसल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि बिना पढ़े लिखे लोगों में से कुल 59.6% के पास कामकाज है, या कह सकते हैं कि रोजगार है। वहीं कुल ग्रेजुएट लोगों में से केवल 57.5% को ही काम मिल पाया है और बाकी के ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि ऐसे लोग जो 5वीं तक पढ़े हैं उनमें 68.5% के पास काम है,
जो 8वीं तक पढ़े हैं उनमें 60.7% कामकाजी हैं। जो 10वीं तक पढ़े हैं उनमें 49.7% लोग बेरोजगार नहीं हैं और जो 12वीं तक पढ़े हैं उनमें 45.9% के पास रोजगार है। वहीं 57.5% ग्रेजुएट्स के पास काम अवेलेबल है। यानी इन आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार के मामले में ग्रेजुएट 5वीं और 8वीं पास वालों से भी पीछे खड़े हैं। ये स्थिति बहुत शर्मनाक है। इसके अलावा रोजगार देने वाले टॉप सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला पेशा है कृषि। लगभग 46% तो इसी सेक्टर में लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर है होटल रेस्तरां सेक्टर। इसमें 12.2% लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से 12%, मैन्युफैक्चरिंग से 11% और ट्रांसपोर्टेशन से 6% लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है। ये आंकड़े पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि हमने पिछले 6 सालों में बहुत सारी सरकारी योजनाओं को चलाया है और लगभग 10 करोड़ रोजगार दिए हैं या रोजगार के मौके अवेलेबल कराए हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक 1.5 लाख कंपनियों में 60.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 64 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के तहत नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2018-19 से जनवरी 2024 तक 37.46 लाख जॉब पैदा हुए हैं। दीनदयाल अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत 2018-19 से जनवरी 2024 तक 5.48 लाख को स्किल ट्रेनिंग मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 29 मार्च 2024 तक 47.7 करोड़ रुपए का लोन दिया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत 20 मई 2024 तक 2.29 लाख से ज्यादा लोगों को कुल 51,724 करोड़ रुपए लोन दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया के तहत 2016 से दिसंबर 2023 तक कुल 12.42 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी दी गई है। और भी योजनाएं हैं जिनके बलबूते सरकार दावा करती है कि बेरोजगारी में कमी आई है। जैसे समर्थ योजना के तहत करीब 1,30,000 लोगों को स्किल्ड किया जा चुका है और करीब 80,000 लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। हम मेक इन इंडिया को कैसे भूल सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक मेक इन इंडिया पहल से 2018 से 2022 तक 8 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। लास्ट नॉट द लीस्ट मनरेगा की बात कर लेते हैं। इस योजना में 2022-23 में 2019-20 की तुलना में 28.4 करोड़ ज्यादा वर्क डेज शामिल हैं और 2023-24 में 40 करोड़ से ज्यादा वर्क डेज इस योजना के तहत प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन देश में रोजगार की चुनौती अभी भी बनी हुई है। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर लगभग 8.5 लाख पद खाली हैं। वहीं डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक देश में पुलिस के कुल 18,33,000 पद हैं, जिनमें से लगभग 4.5 लाख पद खाली हैं। यानी देश में सिर्फ सरकारी शिक्षकों और पुलिस के ही 12,79,000 पद खाली हैं। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि 2014-15 से 2021-22 के बीच सरकारी पदों पर 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और मात्र 7,22,000 चुन के आए। लेकिन सिर्फ 0.3% लोग इस टाइम पीरियड में सरकारी नौकरी पाए हैं। इसका तो यही मतलब है। अब इसे फिर से सुनिए। 7 साल में 7,22,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली और फिलहाल देश में 12,79,000 पद सिर्फ टीचर और पुलिस सेवा के खाली हैं। अब सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, उसकी भी एक सीमा है। हालांकि सरकार अलग अलग योजनाओं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार के मौके देती है, लेकिन ये भारत की इतनी बड़ी युवा बेरोजगारों की भीड़ को नहीं संभाल सकती। इसीलिए हमारे देश में गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तेजी से फैल रहा है और इससे कई शहरी बेरोजगारों को काम दिया है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं। आइए समझते हैं गिग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को। गिग जॉब का मतलब होता है ऐसी जॉब जो थोड़े समय चलती है, यानी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांस या प्रोजेक्ट बेस्ड काम वाली जॉब। इस व्यवस्था में काम करने वालों को गिग वर्कर्स या गिगर्स भी कहा जाता है। गिग वर्कर्स जैसा काम करते हैं वैसे ही उनको पेमेंट मिलती है, यानी इसमें वर्कर को परमानेंट मंथली सैलरी जैसा कुछ भी नहीं मिलता।
फूड डिलीवरी, वेबसाइट डिजाइन करना, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट बनाना एटसेट्रा, ये सारे काम गिग वर्कर्स भी करते हैं। भारत की बात करें तो उबर, ओला, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर टेम्पररी नौकरी वाले गिग वर्कर्स कहलाएंगे और यही कस्टमर, वर्कर्स और एम्प्लॉयर से बना इकोसिस्टम गिग इकोनॉमी कहलाएगा। गिग इकोनॉमी बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि कोविड-19 के दौरान कई नौकरियां चली गई थीं। ऐसी सिचुएशन में लोगों ने टेम्पररी जॉब करना शुरू कर दिया था। स्मार्टफोन तो था ही, सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट भी अवेलेबल था, जिससे कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। देश में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन इकोसिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप हुआ, जिससे डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। यही वजह है कि ऐसे ही सेक्टर्स में गिग इकोनॉमी का तेजी से डेवलपमेंट हुआ। गिग इकोनॉमी की खासियत यह भी है कि एक व्यक्ति स्विगी में भी काम कर सकता है और जोमेटो में भी, ओला में भी बाइक चला सकता है और उबर में भी, यानी कई कंपनियों के लिए एक साथ काम कर सकता है। इसके अलावा मन का राजा होता है, यानी जब चाहे तब नौकरी बदल दे, वर्किंग टाइम खुद तय कर ले। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इस काम में। वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी एक बड़ी वजह है कि गिग इकोनॉमी देश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की माने तो देश की गिग इकोनॉमी सालाना 17% की दर से बढ़ रही है। यानी यही हालात रहे तो इसका मार्केट शेयर 2024 के खत्म होने तक लगभग 38 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। ये बड़ी बात है। अब खास बात यह है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 तक गिग इकोनॉमी में 77 लाख लोग काम करते थे, जो 2029-30 तक 2 करोड़ 35 लाख तक हो जाएंगे। सोचिए, इतनी संख्या में रोजगार प्रोवाइड करवाने की ताकत रखती है गिग इकोनॉमी। रोजगार के आंकड़े देखकर तो लगता है कि यही चाहिए इंडिया को। गिग इकोनॉमी इंडिया में एक एम्प्लॉयमेंट की बड़ी लहर ला सकती है, लेकिन क्या यह सच है? देखिए, गिग इकोनॉमी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल इसमें कंपनी और वर्कर में कोई खास बॉन्ड नहीं होता, कमाई भी कोई खास नहीं है, रिस्क ज्यादा है। एक डेटा के अनुसार गिग वर्कर की औसत मासिक कमाई 11,000 रुपए या उससे कम है। कम कमाई तो एक प्रॉब्लम है ही, बाकी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इन्हें प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। ना ही नौकरी की कोई गारंटी है। बीमार हो जाओ या छुट्टी ले लो तो आपके पैसे कटेंगे। इसमें कोई करियर ग्रोथ डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा इन्हें कानूनी सुरक्षा भी नहीं है। हालांकि राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 देश का पहला ऐसा एक्ट है जो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन पूरे देश में लागू होने वाला ऐसा कोई भी कानून नहीं है। कुल मिलाकर अगर सरकार गिग इकोनॉमी के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए, गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को समझे, गिग वर्कर्स को दूसरे वर्कर्स के बराबर के लेबर राइट्स मिले, कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाए ताकि मनमानी रुके और वर्कर्स का शोषण ना हो, तो वाकई में गिग इकोनॉमी भारत जैसे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जब 2008 की मंदी आई थी तब भारत पर इसका बहुत व्यापक असर नहीं पड़ा था, जैसा कि हमने अमेरिका और यूरोपियन देशों में देखा था। भारत पर असर न पड़ने के बहुत से कारणों में से एक बड़ा कारण माना गया था मनरेगा। मनरेगा ने लाखों करोड़ों मजदूरों की परचेजिंग पावर को मेंटेन रखा। जब लाखों मजदूरों के हाथ में पैसा आया तब इन्होंने अपनी बेसिक जरूरतों का सामान खरीदना जारी रखा, जैसे तेल, कंघी, खाने का सामान एटसेट्रा। यानी लाखों मजदूरों ने डिमांड और लिक्विडिटी को बनाए रखा। इस परचेजिंग पावर के अनोखे फैक्टर ने भारत में मंदी का असर कम कर दिया था। 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा स्कीम में आज लगभग 13 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं। इस योजना में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से 221 रुपए से लेकर 357 रुपए तक दिहाड़ी दी जाती है। अब बेरोजगारी, खास तौर पर शहरी बेरोजगारी को टैकल करने के लिए अर्थशास्त्री मनरेगा के अर्बन मॉडल की बात करते हैं। यानी सरकार को चाहिए कि वो शहरी मनरेगा स्कीम लेकर आए। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भारी बदलाव की जरूरत है। मौजूदा एजुकेशन एक तरफ काफी महंगी है और दूसरी तरफ लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के काबिल नहीं बना रही। लोग अक्सर एजुकेशन सिस्टम की खिल्ली उड़ाने के लिए कहते हैं कि अकबर का बाप हुमायूं था, इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या नया कर लिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कम उम्र से ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाने तक को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 तक भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 12 बिलियन रुपए से अधिक थी। इसमें अनुमान लगाया गया था
कि अगले 2 सालों में ये 25% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ सकती है और एक अनुमान ये भी है कि इस इंडस्ट्री के मार्केट वैल्यू 2027 तक 105 बिलियन भारतीय रुपए से ज्यादा हो सकती है। इसलिए आजकल के बच्चे कैमरा फ्रेंडली स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक एंड मोशन एडिटिंग जैसे स्किल को सीख रहे हैं, वो भी इंटरनेट से मुफ्त में। आज की डेट में मैक्सिमम लर्निंग स्कूल के बाहर हो रही है, इसलिए अगर एजुकेशन सिस्टम को रेलेवेंट रखना है तो स्कूली शिक्षा का सिलेबस बदलने की जरूरत है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि लोगों में काम करने की स्किल पैदा हो। हम इंजीनियर की डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इंजीनियर बना रहे हैं? स्किल गैप भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। देश के 50% से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल की कमी है। इसके अलावा गांवों में रोजगार के मौके बढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की 65% आबादी गांवों में रहती है और 45% कामकाजी आबादी खेती किसानी जैसे कामों में लगी हुई है। इसलिए खेती से जुड़े मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कृषि उद्योगों का डेवलपमेंट, छोटे किसानों को आसान कर्ज, ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान के साथ असंगठित क्षेत्र पर भी फोकस जरूरी है। देश में 83% लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। अर्थव्यवस्था का 92.4% हिस्सा इसी से आता है। यहां पर सुधार की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र पर फोकस के साथ साथ देश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर पर भी फोकस जरूरी है, क्योंकि इस सेक्टर में 11 करोड़ नौकरियां पैदा हो रही हैं। रोजगार में इनकी हिस्सेदारी 60 से 70% होती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे सरकारों को बेरोजगार को भत्ता नहीं, काम देने पर सोचना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक जरूर है, लेकिन अगर हमने वक्त रहते अपने इतने विशाल लेबर फोर्स पर सही पॉलिसी बना ली, सही तरीके से स्किल्ड या अपस्किल्ड कर दिया, तो बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। आप भी कमेंट करके बताइए कि बेरोजगारी से कैसे लड़ा जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।